चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे है एनर्जी रिसोर्सेज। अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जब आप एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ेंगे तो इसमें पावर रिसोर्सेज की बात आएगी बार बार। ओके, वाई पावर रिसोर्सेज? आपको मैंने एक कंसेप्ट बताया था और अभी भी बता देता हूं कि एनर्जी मैनिफेस्ट होती है कंसेप्ट में कि काम कितना हुआ है, वर्क डन। वर्क डन की फॉर्म में ही हमें पता लगता है कि एनर्जी कितनी है। अब गेम ये है कि एनर्जी के बारे में ये कहा जाता है कि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती और कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती। अब जब कोई चीज क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकती तो वो कन्वर्ट हो सकती है, और कितनी फास्ट कन्वर्जन हो रहा है दैट इज पावर। आप कितनी फास्ट कन्वर्जन कर रहे हैं एनर्जी का, दैट इज पावर। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, वो एग्जांपल रिपीट करता हूं। दो लोग हैं, सेम वेट है, सेम हाइट है, दोनों को सीढ़ियां चढ़ने को कहा है, एक फास्ट चढ़ता है एक स्लो चढ़ता है, दोनों के पहुंचने के टाइम में फर्क आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक उतने ही टाइम में ज्यादा वर्क डन कर रहा है, एक उतने ही टाइम में कम वर्क डन कर रहा है, तो वर्क डन अपॉन टाइम इज इक्वल टू पावर। सिंपल। सो वट इसका मीनिंग क्या है? माने एक पर्सन ने जो फ्रूट्स अभी खाए, उन फ्रूट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो फोटोकेमिकल एनर्जी था इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो उसकी बॉडी में गया और उसने उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, और मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू मसल पावर, मसल एनर्जी, और मसल एनर्जी के थ्रू चढ़ा। तो वो इतनी फास्ट कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरा पर्सन, उसने भी वही फ्रूट खाया, फोटोकेमिकल एनर्जी को मसल एनर्जी में कन्वर्ट किया और बहुत फास्ट कन्वर्जन किया। तो जितना फास्ट कन्वर्जन करेगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। मैंने बोला था वर्क डन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एनर्जी। तो जितना फास्ट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द केमिकल एनर्जी टू द मस्कुलर एनर्जी, फ्रॉम ग्लूकोज टू मसल पावर, तो जितना फास्ट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होगा उतना ज्यादा क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क डन जितना ज्यादा होगा, पावर, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर, तो उतना ज्यादा पावर होगा। माने पावर इज द रिजल्ट ऑफ द एनर्जी। Power you can create, power you can destroy. That's why we can say that particular equipment generator, it is a generator of power, not generator of electricity. आप कभी भी न्यूज़पेपर और कभी अखबारों में पढ़ें तो ऐसा लिखा था आज पावर कट है, ऐसा नहीं आता इलेक्ट्रिसिटी कट है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कट कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी तो आपके घर में आती तो पावर प्रोवाइड करती है फैन को। क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको भी घुमाने लग जाती है फैन की तरह? नहीं। सो मेन क्या है, पावर। तो पावर इज द रिजल्ट ऑफ द एनर्जी। ओके, तो पावर के फॉर्म में ही पूरे तीनों बुक्स में चैप्टर दिया गया है एनर्जी का। अब हमें वर्ड क्लियर मिल गया, एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के सोर्स पता लगाने जरूरी है। सो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सो आई विल एक्सप्लेन यू द सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेज भी दो तरह से हैं और डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जितना सुंदर और सिंपल वे में पढ़ेंगे कल को, उतना सुंदर आंसर में आएगा, आंसर उतना ही ब्यूटीफुल होगा आपका। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी में दो सोर्सेस हैं, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हम इनको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्यों कहते हैं, पहले तो ये नेम है, क्योंकि नेम क्लियर हो गया तो सारे सोर्सेस दोनों लिस्टें पता चल जाएंगी, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। नेम क्या है, कन्वेंशंस। हम ऐसा कहते हैं ना कि हम हर साल दिवाली मनाते हैं, आपसे कोई पूछता है अरेबियन पीपल आके आप ऐसा क्यों करते हो, आप कहते हो ये हमारी कन्वेंशन ही है, शुरू से ही हो रहा है। इट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड मेथड, इट इज अ रेगुलर वर्क, इट इज अ रूटीन। तो जो चीज स्टैंडर्ड हो चुकी होती है, जो रेगुलर ही हो चुका है, दैट इज कन्वेंशन, शुरू से ही होता है, ये कन्वेंशन है। हम ऐसा कहते हैं ना कि बहुत सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी फिर भी फॉलो होती है पार्लियामेंट में, क्यों? इट इज अ पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, मतलब जो रिवाज बन गया है, जो शुरू से ही हो रहा है। तो शुरू से क्या, अब यहाँ पर बच्चे ऑप्शंस जब आते हैं तो अक्सर फंस जाते हैं कि कन्वेंशनल में ये थोड़ी ना हो सकता, क्योंकि हमेशा कन्वेंशनल में सिखाया जाता है कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फिर वहां पे हम फंस जाते हैं। ऐसा नहीं, कन्वेंशनल में जब ये सब नहीं भी थे तब भी तो फायरवुड फ्यूल वुड यूज हो रहा था, तो फायरवुड फ्यूल वुड आर कन्वेंशनल्स। फायरवुड फ्यूल वुड आर कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एंड फायरवुड एंड फ्यूल वुड जो है आज की डेट में
Now this is the major source of energy in the rural area. 50 to 70% rural people are highly dependent on the firewood and fuel wood. You cannot think of crude, LPG, kerosene and other items. You have to follow firewood and fuel wood. There is a 70% rural masses dependent on the firewood and fuel wood in the rural area. So you can say that this is the most indispensable part of the rural economy and the rural domestic areas. Okay. So government is trying to replace this by doing Pradhan Mantri Ujjwala Yojana, by distributing LPG cylinders to the socially and economically weaker section women. आज की डेट में गवर्नमेंट प्रधानमंत्री यूपी के चुनाव जीते इसी की वजह से कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने सिलेंडर बांटे वहां की औरतों को. ठीक है, तो दैट इज द कंसेप्ट कि हम इसको रिप्लेस करना चाहते हैं. सेकंड हम देखें, ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं कि बीसी से, बिफोर कॉमन एरा के टाइम से ही, बहुत बड़े पैमाने पर वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया में बहुत सारी ऐसी डायनेस्टीज थी जो हाइड्रो पावर प्लांट्स का यूज करते आ रहे हैं. कब से? बिफोर कॉमन एरा. ध्यान नहीं भटकना चाहिए. ठीक है, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, अपने सौराष्ट्र रीजन के गवर्नर को ऑर्डर देते हुए कि वहां पर डैम बनाओ. तो मैंने बिजली का इस्तेमाल, मैंने पावर का इस्तेमाल शुरू से हो रहा है. अब पावर का इस्तेमाल यहाँ पर कई वे में हो सकता है. आप ये कहेंगे कि बिजली बनाने लग गए थे उस टाइम पर. नहीं, डैम्स का यूज होता था बहुत बड़े पैमाने पर. जैसे उस टाइम पर डैम का यूज होता था सामान इधर से उधर ले जाने के लिए, पानी का यूज होता था सामान इधर से उधर ले जाने के लिए. नहरें निकाली जाती थी रिजर्वायर में पानी इकट्ठा करके. तो आज की डेट में, अब जब तब तो गाड़ियां नहीं थी, तो फिर तब अगर गाड़ी, आज की डेट में शिप किससे चलता है, या कोल से चलता है, या स्टीम से चलता है, या पेट्रोल से, लेकिन तब किससे चल रहा था? ग्रेविटी चैनल के थ्रू. तो इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ना. सो द थिंग इज कि हाइड्रो पावर इज अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. ये बहुत पुराने समय की बात करिए, हम कह सकते हैं कि 200-300 साल से हम हाइड्रो पावर को प्रॉपरली यूज करते ही आ रहे हैं. So hydro power plants, they are also conventional source of energy. Okay, right now I am not talking about the renewable and non-renewable. I am talking about the conventional and non-conventional. Don't confuse it, because that firewood and fuel wood, you can say they are renewable, क्योंकि आपके रहते रहते दोबारा आ सकता है. बट जब मैं अगले लिखूंगा क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, दे आर नॉन रिन्यूएबल, तो आप कहेंगे सर ने हाइड्रो और फायरवुड भी उसी की कैटेगरी में लिख दिया. तो मैं दो चीजों को मिक्स कर रहा हूँ, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल को, बिकॉज ये कैटेगरी दूसरी है, ये कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल है. थर्ड वन इज, नेचुरली सभी जानते हैं, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम. फोर्थ वन इज कोल. फोर्थ वन इज, आप लिखिए नेचुरल गैस, इसके साथ नेचुरल गैस ज्यादा कंपैटिबल है, नेचुरल गैस. एंड द फिफ्थ वन इज द कोल. ओके, ये मोस्टली हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम शुरू से यूज करते आ रहे हैं. अभी हम बात करते हैं कि इनके अलावा नॉन कन्वेंशनल में हम किनको यूज कर सकते हैं आज की डेट में. नॉन कन्वेंशनल में सबसे ऊपर आ जाता है सोलर एनर्जी. सेकंड नंबर पर सबसे ऊपर आ जाता है विंड एनर्जी. उसके बाद टाइडल एनर्जी. फोर्थ वन इज द जियोथर्मल एनर्जी. फिफ्थ वन इज द बायोगैस प्लांट्स. बायोगैस एनर्जी. और सेंटर में एक चीज लिख रहा हूं, दैट इज एटॉमिक एनर्जी. करेंगे डिस्कस किए कन्वेंशन में या नॉन कन्वेंशन में. गुड आफ्टरनून. ठीक है, एटॉमिक एनर्जी, ये क्लियर हो गया. अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, और ये कहां पर और कैसे पाई जाती है. सबसे पहले हम बात करते हैं कोल की. कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट. कोल के बारे में कुछ कहानियां समझनी होंगी आपको. कैसे? अब उसमें मैं आपको मैप से समझाता हूँ बात. तो मुझे मैप यहाँ पे ना, आप ऐसा काम करो, आप मुझे वर्ल्ड फिर स्टार्ट करते हैं. देखिए, कुछ कंसेप्ट्स आपको समझने होंगे कोल के बारे में. सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि कोल जो है
मोस्टली हम ये कहते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसका, किस तरह से सेडिमेंट्री रॉक्स में ये पाया जाता है। अब होता क्या है कि कोल एक फॉर्म है फॉसिल फ्यूल्स की, और फॉसिल्स क्या होते हैं, ये रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स के। अब होता क्या है कि इसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होनी बहुत जरूरी है। सबसे पहला रीजन कि बहुत समय तक वहां पर फॉसिल्स यानी कि वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर वेजिटेशन इकट्ठी होनी चाहिए, पेड़ पौधे इकट्ठे होने चाहिए, और पेड़ पौधे इकट्ठे होने के बाद बहुत हाई लेवल पर वहां पर उनके ऊपर प्रेशर पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेशर जितना ज्यादा एक्सर्ट होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर रेज होगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर रेज होगा उतने बड़े पैमाने पर जो लकड़ियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, या जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वेजिटेशन वाले पेड़ पौधों से जुड़े हुए, वो कोल में बदलते चले जाएंगे, धीरे धीरे कोयले में बदल जाएंगे। सो कंसेप्ट यहाँ पर ये आता है कि हमें तीन चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेंगी कि सबसे पहले कि डेप्थ कितनी है कोल की, डेप्थ इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन, हमें इसमें देखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड ऑफ द कोल, कि टाइम पीरियड कितना है उसका। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि कितना का प्रेशर है उसके ऊपर, जिसकी वजह से डिसाइड होगा कि कितना का टेम्परेचर क्रिएट हुआ होगा। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि ये तीनों चीजों को अगर ध्यान में रख के चलें तो कोल की अलग अलग किस्में पता चलती हैं, कोल की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्लियर होती हैं। अब इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो लॉजिकली हम कुछ चीजें समझते हैं। इंडिया में ट्रांसग्रेशंस हुआ था, ट्रांसग्रेशंस क्या होता है, पानी का चढ़ जाना। अब ट्रांसग्रेशन की दो तीन लोकेशंस थी बड़ी इंपॉर्टेंट, वो लोकेशंस क्या थी, उन्हीं लोकेशंस पे आज की डेट में आप देखेंगे तो फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो अगर आप ट्रांसग्रेशन को समझ लोगे तो फॉसिल्स क्लियर हो जाएंगे। व्हाट आर द लोकेशंस ऑफ द ट्रांसग्रेशंस? ये जो ये जो महानदी का इलाका है ना, दामोदर महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र का, ये दिस रीजन, इस रीजन में एक ट्रांसग्रेशन हुआ था। ट्रांसग्रेशन माने दो वर्ड होते हैं समुद्र से जुड़े हुए, ट्रांसग्रेशन माने पानी का ऊपर चढ़ जाना, और रिग्रेशन माने पानी का पीछे आना। जब भी आइस एजेस आती हैं तब बर्फ जमती है, और बर्फ जब जमती है तो सारा पानी बर्फ की फॉर्म में जम जाता है, तो पानी पीछे की तरफ खिंचता है, उसको हम रिग्रेशन कहते हैं। और जब वापस से वार्म एजेस आती हैं तो वो गर्म पानी जो है, ठंडा पानी पिघलता, बर्फ पिघलती है, पानी बढ़ता है, तो फिर वो ट्रांसग्रेशन होता है, पानी चढ़ता है। अब हम लोग कोल्ड एज से निकल के अभी हम प्लेस्टोसीन एज से निकल रहे हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं वार्म एजेस की तरफ। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, आने वाले दिनों में इतना वार्म हो जाएगा, दिनों में मने कि कई हजार सालों में इतना का वार्म हो जाएगा कि 60, 70, 80 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा, हम सब खत्म हो जाएंगे, कोई बचने वाला नहीं। तो ग्लोबल वार्मिंग एक नेचुरल फिनोमिना है, हम इसको स्लो डाउन कर सकते हैं, हम इसको रोकने का रोक नहीं रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं कि जल्दी देरी से मरे, जल्दी ना मरे, देरी से मरे, लेकिन वो होना ही होना है। तो अब कंसेप्ट ये है कि पहला ट्रांसग्रेशन एक यहाँ पर होता है, एक ट्रांसग्रेशन आप देखेंगे तो गोदावरी कृष्णा के एरिया में होता है, और एक ट्रांसग्रेशन आप देखेंगे तो ये गुजरात के एरिया में गल्फ ऑफ कैम्बे, ये जो नीचे वाली इनलेट है इसको गल्फ ऑफ कैम्बे या गल्फ ऑफ खंबात, और ये जो ऊपर वाला है इसको गल्फ ऑफ कच्छ। तो ये गल्फ, ये गुजरात के एरिया में एक ट्रांसग्रेशन हुआ। तो ट्रांसग्रेशन इन द गंगा ब्रह्मपुत्र एंड दामोदर एरिया, ट्रांसग्रेशन इन द गुजरात एरिया, एंड ट्रांसग्रेशन इन द गोदावरी कृष्णा एरिया, ये तीन एरियाज में ट्रांसग्रेशन हुए। ठीक है जी। अब एक तो यहां पर ट्रांसग्रेशन हुआ, उसके बाद पानी वहां पर जाकर के जम गया है। अब पानी वहां पर जाकर के खड़ा होने की वजह से जितने भी मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, मरीन अगर आप बात करें कि प्लांट्स की, ट्रीज की, तो बहुत बड़े पैमाने पर भंडार ओशियंस में है, लैंड पे नहीं है। ओशियंस में असली स्टोर हाउस है। तो सारे के सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स उस एरिया तक चले गए हैं जिस एरिया तक पहले नहीं थे। मैंने सपोज करिए पहले इस चेयर पे कुछ भी नहीं था, अब पानी आ गया तो सब कुछ यहाँ पर आ गया, वो वहां पर इकट्ठे हो गए। अब धीरे 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 इकट्ठे होने के बाद नदियां आ रही हैं, नदियां अपना सेडिमेंट्स लेकर के आ रही हैं, तो रिवर्स भी ये सब मटेरियल लेकर के आ रही हैं। सारा मटेरियल वहां पे पाइल अप होता गया, होता गया, होता गया, होता गया, एक्यूमुलेशंस होते गए, होते गए, होते गए, और इन्हीं एक्यूमुलेशंस की वजह से यहाँ पर बहुत ही सॉलिड सेडिमेंट्री रॉक्स के बेड्स डेवलप हो गए, और बाद में वो वाटर जो है वो रिग्रेस कर गया, पीछे की तरफ चला गया। आई बात समझ में? एक रीजन ये दिया जाता है। एक रीजन ये भी दिया जाता है कि जो दामोदर रिवर का इलाका था, यहाँ पर एक डिप्रेशन क्रिएट होगा था। डिप्रेशन कैसे होते हैं, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी दो प्लेट्स आपस की तरफ मूव करती हैं, जब भी माउंटेन्स बनने होते हैं, तो दो फॉर्मेशंस बनती हैं। लुक एट दिस, दिस इज एंटीक्लाइन, ये ऊपर वाला रीजन एंटीक्लाइन, एंड दिस इज सिंक्लाइन। तो ऐसा कहा जाता है कि जो छोटा नागपुर प्लेट्यू और ये सारा इलाका है,
ये एक तरह से कहीं ना कहीं एंटीक्लाइन की फॉर्म है और इसके सराउंडिंग रीजन में सिनक्लाइन बनता है। तो दामोदर रिवर के एरिया में दामोदर इज अ काइंड ऑफ रिफ्ट वैली। अगर आप ध्यान से देखें, दामोदर इज अ रिफ्ट वैली, महानदी इज अ रिफ्ट वैली, तभी इनके फ्लो करने का तरीका बहुत अलग है। मैं आपको कुछ बातें समझाता हूँ। इसमें ना मैप में रिवर्स प्रॉपरली दिखाते नहीं है ये लोग। दामोदर और रिवर तीनों का फ्लो करने का तरीका बहुत अलग है। ऊपर की तरफ जाती हैं और फिर राइटवर्ड बेंड करती हैं फ्लो करने के लिए, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से फ्लो करती हैं। तो रिफ्ट वैली से फ्लो करने का रीजन ही ये है कि ऐसा पाया जाता है कि या तो यहाँ पर फॉल्टिंग एक्टिविटी हुई है, फॉल्ट बने हैं, और यहाँ पर कोई किसी ना किसी तरह की सिनक्लाइन का प्रमाण पाया जाता है। तो ये जो फॉल्ट्स हैं, ये जो सिनक्लाइंस हैं, इनमें भी वाटर एक्युमुलेट होता रहा होता रहा होता रहा बहुत बड़े पैमाने पर, और यहाँ पर भी फॉसिल्स रिमेन्स जो हैं आकर के डिप्रेस होते रहे होते रहे होते रहे, और जब जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा लैंड वहां से और सब्सिडेंस करेगा, लैंड धसेगा, सब्सिडेंस करता रहा, ऊपर से मैटर जमता रहा, सब्सिडेंस करता रहा, मैटर जमता रहा, और ये बहुत ही जबरदस्त एक एरिया बन गया किस चीज का, कोल रिजर्व्स का। सो अगर आप देखेंगे तो दिस एरिया इज वेरी फेमस फॉर द कोल रिजर्व्स, दैट इज गोंदवाना प्लेट्यू, दैट गोंदवाना एरिया। और ये एरिया कहां पर आता है, आंख बंद करके आपने आंसर करना है, दामोदर महानदी बेल्ट के बीच में। एंड बेसिकली इट इज अ दामोदर रिवर वैली। दामोदर रिवर वैली इज अ स्टोर हाउस ऑफ द कोल। और ये कहां से कहां के बीच में स्प्रेड हो रहा है, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बीच में। और कौन सी माइंस आ रही है मेनली, रानीगंज माइन ऑफ द वेस्ट बंगाल, झारिया माइंस वेरी इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ द झारखंड, बोकारो माइंस वेरी इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ द झारखंड, कर्णपुरा माइंस। तो रानीगंज, झारिया, बोकारो, कर्णपुरा, दे आर इंपॉर्टेंट कोल माइंस ऑफ इंडिया। झारिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोल माइन, ओके, बहुत कोयला है वहां पे। तो बोकारो आप जाएंगे, अगर आप झारखंड जाएंगे तो ये चास, बोकारो, ये झारिया इलाके, ये आपको सारा काला काला दिखेगा सड़क के किनारे, दूर दूर तक ब्लैक ही ब्लैक रहता है, ठीक है। ऐसे कोयला ही निकल रहा है, सड़कों के किनारे भी कोयला निकल रहा है, हर जगह पे कोयला है। मैंने, अगर आप सड़क भी जो बनी है, जैसे मैं तो वह मेरा जन्म है, मैं वहां घूमा फिरा हूँ, तो कोयला ही नॉर्मल है वहां पे। ऐसे ही शाम को जैसे औरतों को कोयला जलाना भी होता है ना, तो घर से बाहर निकल के थोड़ी दूर कोयला चुन चन के आधे घंटे में लाके जला लेती है अपने चूल्हे, बहुत कोयला है, ठीक है। तो कोयला ही कोयला है वहां पर, दैट इज अ रीजन, ओके। सो ये रीजन समझ आया कि इस बेल्ट में कोल क्यों पाया जाता है। अब कोल के बारे में ये कंसेप्ट तो आपको समझाया गया, इसके अलावा एक कंसेप्ट अब आपको समझाता हूं। इंडिया में कोल दो तरह के एजेस में बना है, और इस वजह से फिर दो तरह की रॉक्स में पाया जाता है, ये भी लॉजिक। दोनों एजेस कौन सी थी, एक एज थी गोंडवाना एज, गोंडवाना एज का कोयला, और एक एज है टर्शरी। एक लगभग 200 मिलियन ईयर्स पुराना है, और एक लगभग सिर्फ 70-80 मिलियन ईयर पुराना है। और सबसे लेटेस्ट इंडिया में क्या बना है, हिमालयन माउंटेन्स, क्लियर कट काम। वो कब बने हैं, 70-80 मिलियन, टर्शरी एज। जब भी बात आएगी टर्शरी सेगमेंट, तो अगर हम ध्यान से देखें तो टर्शरी पीरियड में बनता है हमारा हिमालय और गोंदवाना रीजन, ये दामोदर रिवर वाला। तो इस हिसाब से भी हमने दो एरिया में बांट दिया, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं आगे इनकी, कि ये कोल कैसे कैसे पाया जाता है। अगर आपको कहीं भी पता करना है कि कोल की कौन कौन सी किस्में और क्या क्या कोल पाया जा रहा है, तो उसका एक सिंपल वे है, आपको एक ग्राफ, एक बनाना है डायग्राम। वो डायग्राम आपको बना के समझाता हूं मैं। जब आप अर्थ के क्रस्ट में कोल फाइंड आउट करना चाहेंगे, तो सबसे पहले सबसे ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, इस लेयर में सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगा, पीट। सबसे पहले पीट फाइंड आउट होता है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ कोल। लुक, किसी चीज को ना रट्टा नहीं मारना कभी भी, इट इज अ लॉजिक, और लॉजिक से करना है, वरना कभी कुछ याद नहीं होगा। पीट के बाद नेक्स्ट आपको क्या मिलेगा, लिग्नाइट। थर्ड आपको क्या मिलेगा, बिटुमिनस, बिटुमिनस। फोर्थ आपको क्या मिलेगा, एंथ्रासाइट। अच्छा, अब मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में एंथ्रासाइट, EANTHRACITE, एंथ्रासाइट, मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको क्या समझाया था कि कोल को डिसाइड करने के लिए दो तीन बातें देखनी होंगी, कि टेन्योर उसका कितना है, डेप्थ उसकी कितनी है, प्रेशर, सुपर इनकम्बेंट लोड उसके ऊपर कितना है। जो ऊपर से पड़ने वाला भार है उसको हम अर्थ, जब हम जियोलॉजी की स्टडी करते हैं उसको सुपर इनकम्बेंट लोड कहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो ये जो सबसे टॉप पे पाया जा रहा है पीट, ये मिट्टी की तरह होता है, मिट्टी मने पीट, मने पीट सॉइल,
पीट सॉइल, पीट इज अ सॉइल काइंड ऑफ, दलदली 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 सा होगा। तो इसमें क्या होगा, वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट, वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट, कोल कंटेंट इज वेरी लो, कोल कंटेंट इज वेरी लो, वेरी हाई मॉइस्चर कंटेंट। तो जब मॉइस्चर इतना ज्यादा है, कोल इतना कम है, तो क्या है, रेस्ट ऑफ द मटेरियल वेस्ट ही है। तो जब जहां भी जलती हुई आग में पानी मारोगे तो क्या निकलेगा, धुआं। तो ये सबसे ज्यादा क्या देता है, ऐश, सबसे ज्यादा ऐश प्रोड्यूस करेगा। इट इज ऐश प्रोड्यूसिंग कोल। ऐश कम प्रोड्यूस करता है और हीट एफिशिएंसी इसकी कम है, हीट एफिशिएंसी कम है क्योंकि कोल कंटेंट कम है ना, जो बर्निंग मटेरियल है वो तो कम है। 2 किलो हाथ में लिया, उसमें जलने वाला माल मत्ता सिर्फ 200 ग्राम ही है, बाकी तो सिर्फ धुआं धुआं, राख राख ही है। तो ये राख ज्यादा देता है, ठीक है। जितनी प्योर आइटम होगी वो तो फुल बर्न हो जाएगी ना, रेजिडुअल तो छोड़ेगी नहीं पीछे। क्या कभी कोई पेट्रोल कभी रेजिडुअल छोड़ता है? लेकिन पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बना हुआ एक प्लास्टिक का लिफाफा, उसको जलाओ, जल तो जाता है लेकिन रेजिडुअल छोड़ता है। जब पूरा जल जाए तो वहां पे निशान छोड़ जाता है ना, क्योंकि पॉलीमर से बना रहता है तो कुछ इम्प्योरिटीज भी उसमें रहती है। अगर इनमें भी अब एक प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इसमें भी अभी भी मॉइस्चर कंटेंट हाई रहता है, इसमें भी अभी भी कार्बन कंटेंट उतना नहीं रहता है, कम रहता है, 40 to 45% कार्बन कंटेंट रहता है, बाकी मॉइस्चर कंटेंट हाई रहता है। और ये भी ऐश काफी प्रोड्यूस करता है। लेकिन फिर भी लिग्नाइट जो है वो तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है, और यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर इसको बिजली घरों में इस्तेमाल किया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इंटरनेट पे जाके नेवेली कोल फील्ड देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बिटुमिनस। बिटुमिनस इज द एक्चुअल कमर्शियल कोल इन द कंट्री इंडिया। 80% भारत का कोल बिटुमिनस क्वालिटी का कोल है। इसमें मॉइस्चर कंटेंट काफी कम रहता है और कार्बन कंटेंट माने कोल का कंटेंट बहुत हाई रहता है। इसकी थर्मल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, ये बर्न बहुत अच्छा होता है, ऐश कम प्रोड्यूस करता है। एंड इट इज द एक्चुअल कोकिंग कोल इन द स्टील इंडस्ट्री। इट इज द एक्चुअल कोकिंग कोल, माने ये है जो यूज होता है स्टील इंडस्ट्री में। नेक्स्ट वन इज एंथ्रासाइट, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, द हाईएस्ट ग्रेड कोल, दैट इज एंथ्रासाइट। मॉइस्चर कंटेंट है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन कोर कार्बन कंटेंट बहुत हाई। तो ये कहां पाया जाता है, हिमालय में एंथ्रासाइट पाया जाता है। एंथ्रासाइट माइनिंग इज इन हिमालय। तो ड्यू टू इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस, क्योंकि इकोलॉजी हार्म होगी, इसलिए हिमालयन एंथ्रासाइट को एक्सकवेट नहीं किया जा पा रहा उस पैमाने पर, ठीक है। एंड हिमालयंस आर बेसिकली सेडिमेंट्री माउंटेन्स, सेडिमेंट में ही पाया जाएगा, ठीक है। और एंथ्रासाइट भी इंडिया में है। अब बात करते हैं बिटुमिनस कोल को स्टील इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं। तो मैं आज आपको एक फंडा समझाता हूं। नाउ लुक एट द कंसेप्ट। I will explain you the concept of blast furnace. मैं बहुत लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, जितना है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए कंसेप्ट समझने के लिए जरूरी है। वैसे ये भी आपको आएगा नहीं, बट कंसेप्ट समझने के लिए ये जरूरी है। और मोस्टली केमिस्ट्री में ये बहुत आता है, तो अगर केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू हो जाएगा, तो आपको आना चाहिए। क्या होता है, जो आयरन हमें मिलता है ना, वो आयरन और हमें इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड मिलता है, आयरन ऑक्साइड। अब गेम क्या होती है कि जब हम ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एक मान लीजिए एक ब्लास्ट फर्नेस होती है। ये मैंने 2 पॉइंट छोड़े हैं यहां पर। ये ब्लास्ट फर्नेस है, इसमें हम ऊपर से कुछ डालेंगे। क्या डालेंगे, हम मिक्स करेंगे 3 चीजें, आयरन और प्लस कोक प्लस कोल प्लस लाइम। तीनों लेंगे, तीनों का मिक्सचर बना करके आयरन और, तो इसको और प्लस कोल प्लस लाइम मिक्स करके इसमें डाल देंगे। ये जो साइडों से 2 चीजें हैं, 2 पॉइंट हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि आग जलने के लिए, कंबशन के लिए यूनिट ऑक्सीजन। तो आप क्या करते हैं कि ब्लास्ट फर्नेस में लगभग लगभग कितना डिग्री टेम्परेचर है, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन। तो उस डिग्री टेम्परेचर को रेज करने के लिए जो हवा इंसर्ट की जाती है दोनों साइड से, गर्म हवा इंसर्ट की जाती है ऑलरेडी। तो गर्म हवा इंसर्ट की जाती है, ऊपर से मटेरियल डाल दिया। अब मटेरियल डालने की वजह से होता क्या, कोल जो हमने डाला है होगा क्या, हमें कहा, मैंने कहा कि आयरन इन द फॉर्म ऑफ सॉइड और करता है, FeO मान लेते हैं हम इसको, ठीक है।
अब जो मैंने कोल डाला है उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन। तो कार्बन जब इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, Fe आयरन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन करके धुआं बन के उड़ जाएगा। तो हमने आयरन को प्योर कर लिया ना, इसलिए इस कोल को कुकिंग कोल कह सकते हैं। दैट इज फॉर द कुकिंग पर्पस। ओके, आयरन इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, FeO की फॉर्म में। मान ले हमने आयरन और डाल दिया इसमें इन द फॉर्म ऑफ आयरन ऑक्साइड, हमने कोल भी डाल दिया, उसका कार्बन भी डाल दिया हमने, तो कोल में से कार्बन ही निकलेगा। कोल में से जब कार्बन निकला FeO के साथ, वो जब रिएक्ट हुआ तो कार्बन ने ऑक्सीजन पकड़ लिया, क्योंकि कार्बन हमेशा ऑक्सीजन ही पकड़ता है। तो ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड और Fe अकेला रह गया, मैंने प्योर आयरन, और आयरन हमने यूज कर लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन के उड़ गया। आई बात समझ में? और मैंने आपने एनसीईआरटी में पढ़ा था, जो लाइमस्टोन होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब उसमें भी गेम हो रही है, क्या हो रहा है, CaCO3 जब आप डालते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो होगा क्या अल्टीमेटली, जब वो भी इसके अंदर डाला जाएगा, वो भी रिएक्ट करेगा अंदर के मटेरियल्स के साथ अल्टीमेटली, और रिएक्ट करने के बाद वो ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। तो मोस्टली ब्लास्ट फर्नेस में से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दो गैसेस निकलती है, ठीक है। और अल्टीमेटली जो बाकी का लाइमस्टोन है, बाकी की जितनी भी इंप्योरिटीज हैं, उनके साथ मिल करके यहां पर सेटल हो जाएगा और यहां से उसको निकाल दिया जाएगा। इसको कहते हैं मोल्टन स्लैग। मोल्टन स्लैग कहते हैं ना, स्लैग कड्डी है बाहर, हमेशा स्लैग निकलती है ना मेटलर्जिकल इंडस्ट्री, जहां से आयरन बनता है, और जो नीचे सबसे प्योर फॉर्म बन जाती है उसे हम कहते हैं मोल्टन आयरन, दैट इज पिग आयरन। पिग आयरन, मोल्टन आयरन दैट इज पिग आयरन, जलता जलता आयरन जैसे लेकर के जाते हैं फिर आकार देते हैं। तो मोस्टली लाइमस्टोन एंड कोल इज इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द स्टील इंडस्ट्री। मतलब आयरन रिकवर करना है तो यू नीड दैट इन द ब्लास्ट फर्नेस, तो बिटुमिनस कोल यूज होता है इसमें, ठीक है भाई, इतना ही जरूरी है आपके लिए समझना। अब हम बात करते हैं कोल के बारे में कि सेम जैसे हमने पिछली चीजों की लोकेशन करी थी उसी तरह से हम इसकी भी लोकेशन करते हैं। तो मैंने आपको ये समझाया, लुक एट दिस, कोल फील्ड्स को अगर हम समझने का प्रयास करें, ये बेल्ट है वही बेल्ट जो मैंने आपको समझाई थी, ये झारखंड, ये वेस्ट बंगाल, इट इज अ दामोदर बेल्ट बेसिकली, दामोदर रिवर बेल्ट। तो वेस्ट बंगाल की रानीगंज माइन, रानीगंज इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, रानीगंज में एक बैराज भी है, रानीगंज बैराज, वहां पे वेस्ट बंगाल के लोग पिकनिक करने जाते हैं नए साल पे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन, क्योंकि दामोदर रिवर पर 3 डैम बनाए गए हैं, उनमें से एक डैम का पानी एक बराज में रोका जाता है, दैट इज रानीगंज बराज, ठीक है। तो ये हमारा फेवरेट पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे हम अक्सर जाते रहते हैं। तो वेस्ट बंगाल में ये रानीगंज कोल फील्ड है, उसके बगल में झारिया, ये झारखंड, और बोखारो, दोनों देखिए पास पास है, जो झारिया बोखारो दोनों झारखंड में, और तीनों देखिए एक लाइन पे ही है, दामोदर नदी का फ्लो है ये। आप ये समझ लीजिए कि ये दामोदर नदी ऐसे ही फ्लो करती है, सबको दिख रहा है। यही बेल्ट, ये पूरा क्लस्टर है, देखिए लुक एट द क्लस्टर, ट्रांसग्रेशन हुआ था ना, तो दामोदर नदी और नीचे मैंने बोला था महानदी भी है, तो ये छत्तीसगढ़ महानदी छत्तीसगढ़ से होकर के ये उड़ीसा के थ्रू जाएगी और बाद में चली जाएगी बे ऑफ बंगाल में, कटक, कटक के पास से। तो ये सारा का सारा क्लस्टर आप नोटिस कीजिए अच्छे से, इसी क्लस्टर में आपको माइंस मिलती हैं। पहले आपको वेस्ट बंगाल की रानीगंज मिलेगी, फिर आपको झारखंड की झारिया और बोखारो मिलेगी, बिल्कुल उसी लाइन में आगे जाते हुए आपको ये मध्य प्रदेश की सिंगरौली, देखा आपने सिंगरौली, उसके बाद अब छत्तीसगढ़ की कोरबा माइन, और उसके बाद उड़ीसा की तालचेर। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कोल माइंस इन द इंडिया। इनके अलावा कुछ याद और रखने की जरूरत नहीं आपको फालतू। ये तालचेर उड़ीसा वाली, वो पूरा पहले क्लस्टर याद कर लेना ऐसे, वो महानदी और दामोदर वाला, उसमें आप सबसे पहले उधर वाली पकड़ना, सबसे पहले उधर कौन सी, रानीगंज, फिर बोकारो, फिर झारिया, और फिर इधर कौन सी, सिंगरौली, सिंगारेली या जो भी, उसके बाद नीचे आप आ जाएं तो कौन सी, कोरबा, कोरबा इज वेरी फेमस इन छत्तीसगढ़, कोरबा जगह, और उसके बाद फिर तालचेर, तालचेर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन उड़ीसा। उसके बाद हम आ जाते हैं, नेक्स्ट वन इज दिस वन, मैंने बोला था गोदावरी और कृष्णा एरिया में भी ट्रांसग्रेशन का पाया जाता है, तो ये देखिए आपको आंध्र प्रदेश में मिलती है, दैट इज सिंगारेणी, सिंगारेणी माइन इज वेरी फेमस इन आंध्र प्रदेश। और उसके बाद आपने पढ़ा था नेवेली, तमिलनाडु, नेवेली इन तमिलनाडु,
इसके अलावा कोल यहां पर भी पाया जाता है, आसाम में भी। आसाम में कहां कहां पाया जाता है देखिए, नहरकटिया, वेरी इंपॉर्टेंट, नहरकटिया इलाका। माकूम इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जांजी। सो जांजी, नहरकटिया, माकूम।